आइए, करंट जीके में हम बात करने जा रहे हैं और आज कुछ महत्वपूर्ण विषय है, उनको लेके चलेंगे। कुछ फैक्ट्स है, थोड़े बड़े टॉपिक भी है, देखते हैं कितना कर पाते हैं हम। आइए, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं जन औषधि केंद्र की। जन औषधि केंद्र, इसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे। जन औषधि केंद्र, जहां पर सस्ती और जेनेरिक दवाइयां मिलती है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये। जब हम जन औषधि केंद्र की बात करेंगे तो इसमें किस प्रकार का प्रोजेक्ट है उसको लेके चलेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि जन औषधि केंद्र कितने हैं, कितने व लक्ष्य, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर हम इसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि जन औषधि दिवस ये कब मनाया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि अखबार के अंदर पूरे पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो थी और ऐसे आया था 7वां जन औषधि दिवस। 7वां जन औषधि दिवस ये आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 3 टारगेट है हमारे। इस करंट को हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ते हैं इसके अंदर। इधर आ जाइए, इसके नीचे नीचे लिखना जन औषधि केंद्र। एक तो सबसे पहली बात, इससे संबंधित प्रोजेक्ट कौन सा है, परियोजना कौन सी है, इससे संबंधित प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है ना। परियोजना को हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। क्लियर। देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 2008 में हुई थी। 2008 में, मतलब काफी टाइम पहले से इसकी स्थापना हो गई थी, प्रारंभ हो गया था ये एक प्रोजेक्ट जन औषधि केंद्र के रूप में। फिर इसको दोबारा स्टार्ट किया गया 2015 में। 2015 में इसको दोबारा स्टार्ट किया गया और ये स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में। क्लियर। 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रूप में इसका प्रारंभ किया गया और फिर इसको वापस स्टार्ट किया गया 2015 में। तब इसको नाम दिया गया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। क्लियर। अब इसी को ही 2016 में नया नाम दे दिया गया। 2016 में इसको नया नाम दे दिया गया और ये वापस बन गई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। जो जहां से इसको स्टार्ट किया गया था ना, वही नाम वापस आ गया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। क्लियर। अब इससे संबंधित जो विभाग है उसका नाम है
फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट या विभाग, फार्मास्यूटिकल विभाग। तो आप समझ गए होंगे, क्लियर। अब औषधि केंद्र है, दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती है, सस्ती जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती है। ये तो एक कॉमन बात हो गई, ये सभी जानते हैं। लेकिन जन औषधि केंद्र कितने हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो यहां पर एक लाइन लिख दीजिए, एक पहले फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। इसके तहत सस्ती दरों पर, यहां पे लिखना है, इसके तहत सस्ती दर पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती है। जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती है, सस्ती दर पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, कुछ भी ना समझ में आए, सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है ना कि दवाइयां क्यों उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब ये आती है, इधर आ जाइए, कितने हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास जो आंकड़ा है, और मैं आपको बता दूं, ये मैं आंकड़ा बता रहा हूं जन औषधि केंद्र का, जन औषधि केंद्र का। 2014 में जन औषधि केंद्र थे 80, 2014 में 80 जन औषधि केंद्र थे, और 2024 के अंदर, 2024 के अंदर हो गए ये 14,000, 14,000। क्लियर। अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा, यदि आपके पास अखबार पढ़ा हो, मेरे हिसाब से 1 मार्च के आसपास का अखबार है वो, पिछले शनिवार का है, ऐसा सा है, देख लेना, मुझे पता नहीं है उसका। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम 25,000 जन औषधि केंद्र करेंगे। ठीक है, ये कब करेंगे हम, 2027 तक। 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र रखने का टारगेट डिसाइड किया है, 25,000। ठीक है ना, ये लक्ष्य हो गया आपका, इसको टिक कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। चलें, क्लियर होगी बात सारी। ये तो इंडिया लेवल की बात हो गई। अब जो बच्चे राजस्थान की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में कितने जन औषधि केंद्र हैं। ठीक है, कहां है राजस्थान में जन औषधि केंद्र, कहां है, तो ये 3 जिले हैं। ठीक है, तो राजस्थान के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे नीचे लिखिए, राजस्थान में जन औषधि केंद्र, राजस्थान में जन औषधि केंद्र ये है जी। एक तो है जोधपुर के अंदर, झुंझुनू के अंदर, और जयपुर के अंदर, 3 जिलों के अंदर है ये। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये जो दोनों है इसका संचालन जो करता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के बच्चे ध्यान दें, इंडिया लेवल पे नहीं आएगा ये, ध्यान रखना। राजस्थान के एग्जाम जो होते हैं उनमें आएगा ये, कि राजस्थान में जन औषधि के अंदर जोधपुर और झुंझुनू और जयपुर, लेकिन जोधपुर और झुंझुनू में जो है उसका संचालन कौन करता है, थोक उपभोक्ता भंडार करता है। ठीक है ना, और जो जयपुर वाला है, जयपुर वाला, इसका जो संचालन करता है एक संस्था है, राजस्थान के बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं, उसका नाम है कॉनफेड। कॉनफेड, कॉनफेड, एक बार आप कॉनफेड के नाम से ही ध्यान रखो,
वैसे मैंने बताया हुआ है चीज़ों को, अभी इसको ले नहीं सकते अपने कॉनफेड के द्वारा। चले आइए, चलो आइए, अब बताने जा रहा हूं, जैसे मेरी नज़र में एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, अब जो बताने जा रहा हूं वो मैं सबसे टॉप का क्वेश्चन मान के चलता हूं जब मैं आपको बताऊंगा, हालांकि मैंने पहले बताया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। विदेश में भारत के द्वारा स्थापित पहला जन औषधि केंद्र विदेश में मॉरिशस में किया गया है। आप जानते हो, आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा, सागर प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में भाग लेंगे। अब आपका क्वेश्चन आ गया कि मॉरिशस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च को। ठीक है, तो आज रवाना हो गए, 11 मार्च है, 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस में वो भाग लेंगे। तो ऐसी चीज़ें आगे क्वेश्चन के रूप में आती है, इसलिए आपको कहा जाता है कि अखबार पढ़ा करें, अखबार पढ़ा करें, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, एक स्टार डाल के लिख दीजिए, लिखो भारत से बाहर, भारत से बाहर विदेश में पहला जन औषधि केंद्र, पहला जन औषधि केंद्र ग्रेट बोइस, ग्रेट बोइस ये स्थान का नाम है, ग्रेट बोइस, मॉरिशस। और ये जो स्थापित किया है, पिछले ही साल स्थापित किया है, 2024 के अंदर। चले, होगी बात सारी। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ग्रेट बॉइस वगैरह आ रही है। इधर आ जाइए, जन औषधि दिवस। इधर देखो, 1 मार्च से 7 मार्च 2025 इसको मनाया गया जन औषधि सप्ताह। 1 मार्च से 7 मार्च 2025 जन औषधि सप्ताह। ठीक है, आइए हम शुरू से, मतलब 1 मार्च से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये जो 7 मार्च 2025 है, ये था आपका 7वां जन औषधि दिवस, 7वां। अब मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे ये बताने की जरूरत है कि पहला जन औषधि दिवस कब मनाया गया था, बताइए। अरे यार, इतनी तो हेल्प करो। पहला जन औषधि, ये 7वां है 2025 में, 2024 में 6ठा, 2023 में 5वां, 2024 में 22 में 4था, 2021 में 3रा, 2020 में 2रा और 2019 में 1ला। हो गई बात सारी, ठीक है ना। तो इस थोड़ा सा ध्यान रखा करो। इसकी जो थीम है, दाम कम दवाई उत्तम, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दाम कम दवाई उत्तम। क्लियर? अभी यदि आप में कुछ करने की है, जिद है, तो मैं आपको बता दूं चीज़ों को कैसे पढ़ा जाता है, जैसे आज के अखबार का मैंने बताया। ठीक है, देखो इधर देखो, चलो
ये कंप्लीट हो गया जन औषधि के संबंध में। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, प्रधानमंत्री, नए पॉइंट के रूप में डाल दो, नए पॉइंट के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा, मॉरिशस यात्रा। मॉरिशस यात्रा, ठीक है। तो अब हमारे सामने सिर्फ एक यही न्यूज है कि मॉरिशस यात्रा। अब कल के अखबार में जब वो जाएंगे, क्या समझौते होंगे, क्या बात होगी, उसको अखबारों में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन वो तभी पढ़ने में आपके इंटरेस्ट आएगा जब आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी। मॉरिशस, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉरिशस कहाँ है, ये पता होना चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। जैसे अब जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो किस तरीके से इसको टैकल करते हैं। इसमें क्या, अफ्रीका और ये दोनों को साथ में लाना पड़ेगा। तरीके बता रहा हूं बस आपको, और कुछ नहीं है। आइए, अब इसको घर पे जाके आपको देखना पड़ेगा इसको। कईयों के पास तो एटलस ही नहीं होगी। कई कहेंगे एटलस की क्या जरूरत है, आज के ज़माने में नेट पे देख लो, ये भी है एक समस्या। आइए, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, और नहीं दिख रहा है अच्छी बात है, ताकि पढ़ने वाले बच्चे इसको जाके घर पे ढंग से देखेंगे। आइए, ये इंडिया है, ठीक है। जब यहाँ श्रीलंका है, ये मालदीव है, ये अफ्रीका है, ठीक। ये जो आप देख रहे हो छोटा सा देश, ये मॉरिशस है, ठीक है ना, ये मॉरिशस है। इसके नीचे एक द्वीप है यहां पर, रीयूनियन, ठीक है ना, ये कई बार चर्चा में रहता है। इसके ब्रैकेट में लिखा है FR, इसका मतलब फ्रांस, ये फ्रांस का द्वीप है। ये समझे ना बात को। यहां बहुत सारे आपको द्वीप मिलेंगे, जैसे सेशेल्स हो गया, ये भी देश है, मेडागास्कर हो गया। बस आपको मैंने एक स्थिति बताई है ये। तो यदि मैं आपसे ये कह दूं कि मॉरिशस किस महासागर के अंदर है, हिंद महासागर में। जब हम इन चीजों को मैप के अंदर देख लेते हैं तो हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको इतना जरूर याद रहेगा कि यार इंडिया के आसपास था ये जरूर याद रहेगा। और इंडिया के आसपास था तो आपको ये जरूर जानकारी है कि यहां नीचे हिंद महासागर है।
यही क्वेश्चन होते हैं, यही क्वेश्चन है। द्वीपीय देश है, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से ये जरूर जूझ रहा होगा, समस्याएं आ रही होगी इसके साथ, ठीक है। अब छोटा सा देश है, इस कारण से सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको संभाल कर रखना पड़ता है। पता लगा किसी ने अटैक कर दिया तो दूसरे देशों के साथ इसके संबंध भी अच्छे होने चाहिए, जैसे इंडिया कोई मजबूत देश इसके साथ खड़ा हो, ठीक है ना। तो इसको आप घर पे जाके देखोगे। फिलहाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप ऐसे कीजिए, ये जो मॉरिशस है लिख दीजिए, स्थिति हिंद महासागर, इसकी जो राजधानी है ये है पोर्ट लुइस। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया एक स्थान पर, वो तो मैंने आपको बता दिया, पोर्ट लुइस। चले, अब बार बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम सामने आ रहा है क्योंकि उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। तो इनके प्रधानमंत्री का जो नाम है लिख दीजिए, बताएगा कोई? प्रधानमंत्री का क्या नाम है इनके? नहीं, कोई बात। नवीन चंद्र राम गुलाम, नवीन चंद्र राम गुलाम, इसका ध्यान रखना है आपने, ये महत्वपूर्ण है। आइए अब मैं काम की बात करता हूं। ये जो मॉरिशस है इसका जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को, 12 मार्च को, 12 मार्च को। क्लियर? लिखिए, इस दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। मुख्य अतिथि होंगे। क्लियर? आइए, अब ये जो मॉरिशस यात्रा है विशेष क्या है, ताकि जब आप अखबार पढ़ो तो आपको मिलेगा ये सागर विजन। सागर विजन, आपके अखबार में ये लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा सागर विजन का हिस्सा है। सागर विजन, ठीक है ना। सागर, सागर मतलब समुंदर, महासागर, विजन देखना, किस दृष्टि से देखना, सुरक्षित है कि नहीं। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, इसका संबंध हिंद महासागर के विकास, सुरक्षा व सहयोग से है। सुरक्षा, विकास व सहयोग से है। ये शब्द आ रहा है सामने, SAGAR, सागर। आइए, पूरा नाम आपको पता होना चाहिए और जो लिखाया है उसी में आ जाएगा। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सुरक्षा और विकास या वृद्धि। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर all in the region,
all in the region. For all in the region. तो मैंने दो चीजें आपको बताई है। एक तो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस, ये महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। एक सागर विजन क्या है, तो सागर विजन का संबंध किससे है? हिंद महासागर की सुरक्षा, विकास और सहयोग से। क्लियर? हिंद महासागर की सुरक्षा और विकास से संबंधित है। आपको हिंद महासागर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ध्यान रखना। जैसे मैं राजस्थान एसआई के एग्जाम की यदि आपसे बात करूं तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से वह कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एस के आकार की है, ये आया हुआ है। चीजों को ऐसे ही निकाला जाता है बेटा, ध्यान रखना। और यही क्वेश्चन होते हैं, टेंशन ही मत रखो आप। अब आप भूल गए वो आपकी समस्या है, चीजें यही होती है, टेंशन मत रखिए किसी चीज की। एस आकार की है। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये जो हिंद महासागर है ये किस आकार का है? मैं यही जानना चाह रहा था ताकि आपको मैं थोड़ा घुमा दूं। ध्यान रखना, ये तो एम आकार का है और जो एस आकार का है वो होता है अटलांटिक महासागर। ठीक है? अब चीजों को जब आप देखोगे ना, देखो फिर आप कहोगे कि सर देखो मैं कहीं भी आपको जो बात बता रहा हूं सब आपके फायदे की है, लेकिन बात यह है कि आप उसको कितना मेंटेन रखते हो, मुद्दा ये है। ठीक है, आपकी उम्र 20, 21, 22 साल की हो सकती है, लेकिन मेंटेन तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो हम कामयाब होंगे, नहीं तो कामयाब कैसे होंगे? ठीक है ना? चीजें ऐसी थोड़ी होती है कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, कभी हमें उनको हमारे अकॉर्डिंग बनाना होता है। हमारे अकॉर्डिंग कभी नहीं मिलेगी आपको। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी मर्जी के आधार पर आपके पेपर की डेट तय हो? कभी नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जो तैयारी की है वही क्वेश्चन आने जरूरी हो? आपने तैयार करना है खुद को उसके अकॉर्डिंग, तो बदलाव आप में करना है, ठीक है ना, उसमें नहीं। तो खुद को बदलिए। इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं, सीधा याद करोगे तो 2 मिनट में आपको कोई ना कोई कंफ्यूज कर देगा। ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है ना? बताओ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नहीं, या नहीं है? एस आकार का लग रहा है कि नहीं लग रहा? आइए अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा है हिंद महासागर? लग रहा है कि नहीं लग रहा? बस जब आप इसको ऐसे करके देखोगे ना तो चीजें आपके हमेशा याद रहेगी, कभी कंफ्यूज नहीं होगी। नहीं तो एग्जामिनर होता है, जैसे मैंने अभी आपको यहां किया था, आप इसको एस का बताने लग गए थे, मैं पूछ कुछ रहा था, बता कुछ गए, सोचा गुरुजी पढ़ा रहे हैं वही तो होगा, बेवकूफ समझा है क्या मैं? बार बार एक ही एक बात दोहराता रहता है, क्या मतलब है इसका? वो तो कॉमन सेंस की बात है, जब हिंद महासागर पढ़ा रहे हो तो हिंद महासागर का ही आकार पूछोगे, यही होता है। लेकिन आपसे मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मुझे कहते नहीं नहीं सर, एस तो अटलांटिक महासागर है, ठीक है ना? चलिए, हो गई बात सारे। बस चीजें ऐसी होती है और कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक और दिवस है मेरे पास, और वो दिवस है अपने पास से जो रक्षा मंत्रालय है हमारा, वो वर्ष 2025 को किस रूप में मना रहा है। ठीक है, आइए रक्षा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2025
वर्ष 2025। आइए, ये है सुधारों का वर्ष। महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। सुधारों का वर्ष, सुधारों का वर्ष। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप कह सकते हो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ये है, आपसे पूछ लेगा कौन सा मंत्रालय, भारत का कौन सा मंत्रालय वर्ष 2025 को सुधारों के वर्ष के रूप में मना रहा है, या पूछ लेगा रक्षा मंत्रालय वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है। ऐसे बनते हैं जी क्वेश्चन, समझे ना। तो इसको आप एक तो वहां ऐड करोगे जहां आपको डिफेंस करवाया जाता है, जहां रक्षा प्रौद्योगिकी कराई जाती है ना, वहां पर रक्षा मंत्रालय के बारे में आपको पूरा बताया जाता है। अब देखिए, जब हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है? भारत की सिक्योरिटी से है, ठीक है। और सिक्योरिटी में इसका संबंध किससे हो जाएगा बताइए? आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा के लिए हमारे पास क्या है? थल सेना, नौसेना, वायुसेना। आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे पास क्या है? पुलिस, सीआरपीएफ वगैरह, ठीक है ना, ये सारी चीजें। एक स्टैटिक पोर्शन है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, ये कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछ लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री ये था सरदार बलदेव सिंह। देखो कितनी जल्दबाजी करते हो, बोल गए कई वल्लभ भाई पटेल, वो भारत के पहले गृह मंत्री है। आइए, वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अब यहां जो आपको बताने जा रहा हूं उन चीजों की तरफ आप जरूर ध्यान दिया करें। जैसे वर्तमान रक्षा सचिव, बताएगा कोई? अभी 2024 नवंबर 2024 में बने हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है। इससे पहले गिरधर अरमने थे, ये चेंज हो गए। बताओगे कोई? चलिए कोई बात नहीं, मत बताइए, लिख दीजिए राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है, मैंने आपको बता दिया है। एक और न्यूज है मेरे पास, लेकिन मैं उससे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कितना जानते हो उसके बारे में। जितना मेरा अनुभव है, ये क्वेश्चन 100% आएगा, और मेरा ये भी मानना है कि लगभग लोग इसको सही करके भी आएंगे, लगभग सही करके आएंगे। कोई बहुत ही ज्यादा जो करंट जीके से कोई सख्त नफरत करता है, उसकी एक अलग बात है। जो कहता है कि आई डोंट लाइक करंट जीके, आई हेट करंट जीके, ऐसा कुछ भी नहीं होता है करंट जीके में। क्या होता है? 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए इतना पढ़ो, छोड़ दो, स्किप, इंग्लिश और मारता है। देखते हैं। आइए, मैं एक नाम लिखने जा रहा हूं, और वो नाम है मार्क कार्नी। बताइए, कनाडा के पीएम। शाबाश, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों को पता था? ईमानदारी से बताना। 1, 2, और कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये संख्या बढ़नी चाहिए।
बस बात ये है, तरीका आपको बता दिया, अखबार पढ़ा करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पे क्वेश्चन ना आए। कनाडा के नए पीएम, नए पीएम है, ठीक है ना। बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कनाडा के साथ हमारे संबंध, कनाडा जो है, जो खालिस्तानी ग्रुप है, उसको क्या पनाह दे रहा है, उसको तवज्जो दे रहा है, जो भारत की अखंडता एकता के लिए खतरनाक है। इस कारण से कनाडा और भारत के संबंध भी खराब हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो नाम सुना होगा, उनके साथ हमारे इस संबंध खराब हुए। कौन है ये जस्टिन ट्रूडो? इससे पहले के पीएम है। तो फिर नए वाला हमारे साथ क्या संबंध रखेगा, कैसे संबंध रखेगा, क्या हम खालिस्तानियों को कंट्रोल कर पाएंगे, ये सब बातें हमारे सामने आती है। तो वो आपसे पूछ लेता है कि कनाडा के नए पीएम कौन है, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए, इन्होंने जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है। जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है। क्लियर? कौन है ये मार्क कार्नी में लिखना, बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व गवर्नर, बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व गवर्नर। देखिए, अभी तो इन्होंने यही कहा है कि हम भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करेंगे। आपके अखबार में ये लिखा हुआ आया है, आज के अखबार के अंदर ही है कि भारत से रिश्तों को सुधारने की हिमायती, ऐसा सा है, आपको मिल जाएगा। लेकिन देखते हैं इन पर कैसे प्रेशर रहता है, क्या चीजें हैं। इनकी पार्टी का नाम आपको पता होना चाहिए। इनकी पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी, ठीक है। चलिए, माधव नेशनल टाइगर रिजर्व, हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। क्लियर? आइए अब देखिए, ये टाइगर रिजर्व है, इसका जो लोकार्पण किया गया है 10 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के द्वारा, मोहन यादव के द्वारा, मैंने जानबूझकर नाम लिखाया है मोहन यादव, ध्यान रखा करो, ये पूछ लिए जाते हैं। तो ये टाइगर रिजर्व कहां का है? मध्य प्रदेश का है। क्लियर? अब ये जो है मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 9, ठीक है ना। अच्छा, ये बताइए सर्वाधिक बाघ कहां पर है? सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश के अंदर ही है। बकायदा इसकी संख्या बताई गई है 985, इतने टाइगर हैं। तो सबसे ज्यादा टाइगर जो है ये है। और अब जो आपको बताने जा रहा हूं, जो मैं पहले बता चुका हूं, ये जो है ये है भारत का
58वां टाइगर रिजर्व आज की डेट तक, आज 11 मार्च है, 11 मार्च तक भारत में जो टोटल टाइगर रिजर्व है ये 58 है। ये ध्यान रखना। और कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी थी, कितने टाइगर है, देश के अंदर क्या है, टाइगर दिवस वगैरह, वो मैंने पहले बताया हुआ है आपको। इस कारण से इसकी ज़्यादा चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। समझ में आई जी बात सारी? चलिए, ये नाम सुना है जॉर्जिया? जॉर्जिया, ये नाम सुना है ओहियो? ओहियो, जॉर्जिया और ओहियो, क्लियर? ये जो दोनों हैं ये अमेरिका के राज्य हैं। आप जानते हो अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं। ये जो जॉर्जिया है, यहां पर क्या है, आप जानते हो कि अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता होती है। समझते हो आप इन चीजों को? तो राज्य का अपना एक अलग सिस्टम होता है। ये जो जॉर्जिया है, यहां पर जो अक्टूबर का महीना है इसे मनाया जाता था हिंदू विरासत माह। हिंदू विरासत माह इसे मनाया जाता था। अब यहां भी ये सेम होगा। मतलब अमेरिका के 2 राज्य हैं जहां पर अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत महीने के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। ये जो मना रहे हैं 2023 से, और यहां मनाएंगे 2025 से। समझ गए मेरी बात को? ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एक और लिख दीजिए, मिशन मौसम। मिशन मौसम टिक कर लीजिए। लिखिए। देखो, आप जानते हो कि मौसम जो है ये पूरी स्थिति को बिगाड़ देता है। पता लगा फसल बहुत अच्छी खड़ी है, भगवान ना करे बारिश आ गई, ओले पड़ गए। पता लगा जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघलकर नीचे आ गई, बर्फीला तूफान आ गया, जल स्तर बढ़ गया, बाढ़ आ गई। तो नाम से ही पता लग रहा है भारत को मौसम के लिए तैयार करना और जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाना। तो इसमें लिख दीजिए, इसका संबंध भारत को मौसम के प्रति तैयार करना और जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाना है। जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाना है। क्लियर?
इसको इस रूप में भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट। ऐसे लिखा जा रहा है इसको। हो सकता है आपके ऑप्शन में यही याद है। बात वही है जो ऊपर लिखाई है। वेदर रेडी मतलब मौसम के लिए तैयार, क्लाइमेट स्मार्ट मतलब जलवायु परिवर्तन के प्रति स्मार्ट। बात वही है। ये इसका जो शुभारंभ किया गया है 14 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्लियर? तो ये था जी आपका करंट। सारी महत्वपूर्ण बातें आपको मैंने बता दी हैं। अपने आप में ये स्मार्ट कंटेंट है, इसका इस्तेमाल करें।